हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके। सो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एटॉमिक फिजिक्स। मतलब हम लोग एटम्स के बारे में बात कर रहे थे और अब बात करेंगे न्यूक्लियस मीन्स एटम्स के अंदर। आपको पता है हम लोग पढ़े थे दरअसल एक्सपेरिमेंट्स में ही कि हम पता चला कि न्यूक्लियस है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं पहले बता दूं कि अभी ये फील्ड पूरा ओपन है, इसे बहुत कम से हमको मालूम है। कुछ जो मालूम है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, अदरवाइज रिसर्च इज गोइंग ऑन। ठीक है। तो जब न्यूक्लियस पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस आपको पता है कि every atom contains nucleus and nucleus has nucleons, right? So nucleus contains nucleons. nucleons nucleons में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। it contains neutrons and protons. Combinedly they are called nucleons, right? Okay. अब हम लोग एटम का कुछ ऐसे सिंबल देते हैं, राइट? ये मेरा एक एटम है, तो यहाँ पे जेड क्या है? एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन। सब बेसिक आपको पता है सब कुछ, जस्ट हम इसको कंप्लीट करते हैं। ए एटॉमिक मास पीरियड, इट इज मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमेशा इंटीजर है, number of proton plus number of neutrons. So A is mass number and almost mass of proton is mass of neutron. तो हम लोग कर सकते हैं mass equal to mass number into mass of proton. That is the mass of atom, mass of nucleus. But A यहाँ पे क्या है? mass number means number of nucleons. Then number of neutron क्या होगा? Number of neutron will be A माइनस जेड। बेसिक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सब कुछ पढ़ा हुआ है बच्चों, क्लास 9 से पढ़ते आ जाओ। अब हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करेंगे, फिर कुछ बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। हमारे पास कुछ टर्म्स है। पहला क्या है? आइसोटोप। ये क्या होता है? बोल्ड ऐसा नहीं करना, हम लोग केमिस्ट्री बहुत कर चुके हैं। Same number of protons but different mass number. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होगा but different mass number. सबसे अच्छा आप लोग पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 and 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, राइट? सब 3 different types of isotopes, 3 isotopes of hydrogen atom. मेरा नाम आइसोबार। आइसोबार सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? फिर क्या है? आइसोटोन। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपके पास 2 एटम है और दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन। फटाफट नोट करो, फटाफट। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? आइसोबार, न्यूक्लियाइड। ये फैक्ट नहीं आप पढ़ रहे हो, नहीं तो वो पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियाइड मीन्स हैविंग सेम न्यूक्लियस, मीन्स स्पीशीज हैविंग सेम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेम है मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है, तो न्यूक्लियस सेम है। एटम्स में या आयन्स है, उसका न्यूक्लियस सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम लेते हैं Na और Na+, ये दोनों का न्यूक्लियस सेम या अलग अलग? न्यूक्लियस सेम। हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बट न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं। तो हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियाइड में जिसका सबका न्यूक्लियस सेम है, हम लोग न्यूक्लियस में इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग अगर Na और Na+ हमारे लिए अब भी न्यूक्लियस पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, उसकी प्रॉपर्टी न्यूक्लियस के लिए सेम होगी, राइट? ये सब बेसिक्स आपको पढ़ा हुआ है। ओके, नाउ वी नो inside nucleus you have neutrons and protons.
right? Now if we talk about इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन होगा, उसका सेपरेशन बहुत कम है, आपको पता है न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, राइट? सो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन है तो फिर न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है भाई? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में नो इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नो इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन, तो बेसिकली दोनों को धक्का मार भगा रहा है, फिर न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? सो इसके लिए अब एक न्यू टाइप ऑफ फोर्स डिफाइन कर दिए, न्यूक्लियर फोर्स, जो पिक्चर में आ गया, और इसके कारण न्यूक्लियस डिफाइन स्टेबल है। तो ये सिर्फ न्यूक्लियस में ही एक्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। देखो सिंपल सी बात, हमारे पास अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो कुछ रिसर्च हुआ और एक नेट फोर्स डिफाइन कर दिए, और वो फोर्स अभी तक हमारे सारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर पा रहा है, हम लोग इसको मान रहे हैं। अब इस पर रिसर्च चला, सर हमको पता नहीं कैसे इसका जो है न्यूक्लियर फोर्स का भी कोई हमको पास कैसे ये एक्ट करता है। जैसे हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है G m1m2/r², इलेक्ट्रिक फोर्स है K/r², इसका अभी तक कोई डिफरेंट हमको फॉर्मूला नहीं मिला हुआ है, तो उससे कुछ प्रॉपर्टी मालूम है, वो हमको पढ़ना है। सो न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सन है प्रोटॉन प्रोटॉन में, बट अभी भी न्यूक्लियस स्टेबल है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तभी लगता है जब दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बहुत कम हो। इट एक्ट्स ओनली व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स आर इन रेंज ऑफ 10⁻15 मीटर। अगर उसके बीच का डिस्टेंस 10 फर्मी होता है, ये फोर्स बहुत वीक हो जाता है, टेंस टू 0। मतलब, और आपको पता है ये डिस्टेंस कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही। न्यूक्लियस का साइज डिस्टेंस में है, मींस इट एक्ट्स ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में ही फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में फोर्स लगेगा नहीं, क्यों? वहां पे साइज एंगस्ट्रम में आ गया। सो ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बीच लगता है। ठीक है, ये हमने डेटा डिफाइन कर दिया है फोर्स। It is always attractive force. It's always attractive force. ठीक है, अब हमको इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं है कि ये आर पे इसका डिपेंडेंस क्या भी है, सब कुछ फिक्स नहीं मिला है, बट इतना पता है कि चार्ज से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट थिंग, इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज। इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही लार्ज फोर्स है, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर लेता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज। फोर्थ, न्यूक्लियस फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियस फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। सो आपको देख लो, यहां पे चार्ज से कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है, प्रोटॉन पे कुछ चार्ज है, फिर भी न्यूक्लियर फोर्स इन तीनों पेयर के लिए सेम होता है। और ऐसा कुछ नहीं कि सेंट्रल फोर्स है, इसका कुछ डिपेंडेंस है आर पे, अभी तक ऐसा कुछ क्लियर कट डिपेंडेंस है, मतलब कोई डिफाइंड डिपेंडेंस अभी तक हम लोग डिफाइन नहीं किए, फिक्स डिपेंडेंस क्या होता है। ओके, अब अगर ये इक्वल है, अब हमको पता है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत छोटा होगा, उसको इग्नोर कर रहे हैं। सो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन है और इस पेयर में कोई फोर्स नहीं है, ये अगर सबका सेम है, तो अब अगर हम प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर लेते हैं, इसमें एक न्यूक्लियर फोर्स होगा अट्रैक्टिव, और इधर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव। सो नेट फोर्स इसमें क्या होगा प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर पे? Fn माइनस Fe। और नेट फोर्स
for neutron pair and neutron proton pair simply Fn, बिकॉज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन नहीं है. सो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, सो नेट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इज लेस देन नेट फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन and net force between neutron proton. Am I clear? So nuclear force तीनों पेयर के लिए सेम है. So आपको जो सबसे ध्यान रखना है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है. अगर साइज फर्मी में है जहां पे ऑर्डर, वहीं पे ये एक्ट करता है. अगर 10 फर्मी के आसपास इसका मैग्नीट्यूड टेंड्स टू 0 हो जाता है. राइट, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव और इसका डिपेंडेंस कुछ चार्ज पे नहीं है. ओके, सो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी जानिए. यहाँ पे क्यों का कोई जवाब नहीं है. आपको सिर्फ व्हाट पढ़ना है, व्हाई यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है. ओके, नेक्स्ट. अब आते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस. सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज R naught into this. R naught is constant. It's a 1 point into the power minus 15 meter. So it's a 1.2 Fermi. अब वो कहेंगे 1.4 मिलता है ये, बट NCERT 1.2 थी, आपको 1.2 Fermi लेना है. Here is mass number. So radius of nucleus is some constant into its power 1/3. So ये R जो है power 1/3 के प्रोपोर्शनल है. राइट, सिंपल क्वेश्चन है. फाइंड, क्वेश्चन पूछा हुआ जेईई में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इफ इट्स मास नंबर इज 125. ऑप्शन ए 1.2 फर्मी, ऑप्शन बी 2.4 फर्मी, ऑप्शन सी 3.6 फर्मी, ऑप्शन डी 6 फर्मी. नोटा. अब ये सब क्वेश्चन आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है बन जाएगा. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, उसका ये कुछ भी नहीं है. सो हमको निकालना रेडियस. हमें पता है कि R इक्वल टू ये होता है और एज 125, दिस मच फर्मी. सो इट्स अ 6 फर्मी. दैट्स इट. क्या इस क्वेश्चन में तो सिर्फ फॉर्मूला पता है. इस चैप्टर से ये बेनिफिट है, आपको अगर अच्छे से फॉर्मूला पता है, कुछ कॉन्सेप्ट पता है, आसान से क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. हमने साइज देख लिया कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो किस ऑर्डर में है, फर्मिक ऑर्डर में ही है. अब आते हैं, जैसे अगर मानते हैं मास नंबर 216 होगा, बहुत ही हैवी न्यूक्लियस है 216, तो उसका रेडियस क्या होगा, 1.2 इंटू 6, दैट इज 7.2 फर्मी. तो सारा फर्मी ऑर्डर में आ रहा है. राइट, अब आते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. डेंसिटी. ओके, सो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. सो लेट्स एज्यूम मास नंबर इज ए. सो उसमें कुछ प्रोटॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है. लेट्स एज्यूम mass of proton is nearly equal to mass of neutron, that is equal to this much kg. अप्रॉक्सिमेट होता है, उसका होता है 1.6726 प्रोटॉन into 127 kg, इसका होता है 1.67493 into 127 kg. सो ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं. सो अगर हमें ये माने तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, A into mass of proton. है नहीं. Okay, so density equal to mass of nucleus by volume of nucleus. Volume is 4/3 pi r cube, that is equal to A into mp by 4/3 pi, और r अभी हम लोग डिफाइन किए, ये होता है इसका Q, that is equal to A into mp 4 pi 3
R naught Q into A. A got cancelled. Now everything is constant. MP constant है, 3 constant है, 4 constant है, pi constant है, R naught Q constant है. तो सब कुछ जब कांस्टेंट है मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट है. यहाँ पे मास नंबर कहीं पिक्चर में आया ही नहीं. सो डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियर आर ऑलमोस्ट इक्वल. सो ये सेम है, ये मास नंबर से इंडिपेंडेंट है भाई. क्या होगा, अप्रॉक्स निकालते हैं. 1.67 × 27 into 3/4 pi. This is 1.2 whole cube into 10 - 45. अब देखो मैं अप्रॉक्स कर रहा हूं. अगर इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें तो 1/4 आता है 0.25. ठीक है. अब इधर से क्या आ रहा है, चलो अप्रॉक्स में कर रहा हूं, अप्रॉक्स. और ये सारा 10 पावर 18. सो इनफैक्ट ये जो आता है कुछ कैलकुलेट करने पे आई थिंक ऐसा कुछ आता है 2.3 into 10 power 17 kg per meter cube. I put everything in SI unit. हमने kg में डाला है, मीटर क्यू में डाल दिया है, बिकॉज ये क्या है 1.2 फर्मी. सो R naught equal to 1.2 × 15 मीटर. सो अगर हमने सब कुछ असाइनमेंट में डाला है, इट्स अप्रॉक्स 2.3 into 10 power 17 kg per meter cube. So you can see it's a large value. So न्यूक्लियस बहुत ही डेंस है क्योंकि बहुत ही छोटा वैल्यू में एटम, आपको पता है कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है. सो बहुत ही छोटा वॉल्यूम में काफी मास है, इसलिए उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वाटर से 10 पावर 14 टाइम्स ज्यादा. इट्स वेरी हैवी, डेंसिटी बहुत ज्यादा है. और इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. और ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है, इतना क्वेश्चन करने का टाइम नहीं होता है. राइट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके. तो कैसे फटाफट टॉपिक खत्म हो रहा है, फटाफट टॉपिक नहीं खत्म करते जा रहे हैं. एक ऑप्टिक्स था यार, एक ही टॉपिक कितना 4 क्लास चलता था. रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस 4 क्लास. ये समझदार है, हर क्लास में एक टॉपिक खत्म. ओके. अब एक देखते हैं मास एनर्जी इक्वेशन. ऐसे इसका हम कुछ चर्चा आपको पिछले क्लास में किए थे पुराने में. आपको पता है कि एज पर आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, राइट? एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एनी बॉडी और पार्टिकल इज mc². m इज रेस्ट मास, c is speed of light, then and E is rest mass energy. और जहां पे हम हाई एनर्जी बात करते हैं ना, या न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये हम लोगों का एक कस्टमरी है कि मतलब हर जगह हम लोग यूज क्या करते हैं, मास को लिखते हैं एनर्जी के टर्म में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c². हर जो मास है वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम लिख सकते हैं. मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत आपको लिखा हुआ मिलता है इसकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c². सो हम लोग मास को एनर्जी के टर्म में लिखते हैं. कैसे? इसे यहाँ पे देखते हैं. एक सिंपल लेते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. अगर हम लेते हैं मास 1 यूनिट, मास यूनिट 1.627 kg, तो बहुत ज़्यादा यूज होगा क्योंकि हर जगह मास यूनिट में दिया रहता है. देखते हैं कितना एनर्जी है ये. सो E इक्वल टू दिस इंटू c², 9 पावर 16, दिस मच जूल. कल हमने केजी में रखा, ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर में रखा. बट आपको पता है कि हम लोग एनर्जी देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो दिस इज इक्वल टू 1.67 into 9 into 10 power -11 by 10 power -19. अब देखो अप्रॉक्स आपका क्या है, अप्रॉक्स अगर इसको कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, 9 into 10 power 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
सो आपका ये आ रहा है 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ये आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स 1 यूनिट मास इज इक्विवेलेंट टू दिस मच ऑफ एनर्जी, राइट। 1 यूनिट मास इतना एनर्जी है। इसी तरह का इलेक्ट्रॉन का मास हम रखेंगे MEc²। आप रिजल्ट याद कर लो, बहुत जगह काम आता है। अप्रॉक्स 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C² 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बहुत जगह लिखा आता है Me = 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। सो आपको ये और ये दो याद रखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले बोर्ड में पूछता था, आराम से निकाल सकते हैं, राइट। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। ओके, सो मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है। मास एनर्जी के फॉर्म में आ सकता है, एनर्जी मास के फॉर्म में आ सकता है। अभी आपको दिखाएंगे, अगला वही देख रहे हैं कि कैसे मास और एनर्जी उस में इंटरकन्वर्टिबल है। सो नेक्स्ट थिंग इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, अब आप लोग एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ चुके हो, H एटम में इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है मीन्स वी हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर H एटम इट वाज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सिमिलरली न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियॉन्स आपस में बॉन्डेड है, आपस में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, वो बॉन्डेड है। अब अगर हमको न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एटम नहीं है, न्यूक्लियस है, ये यहां पे हम दिखा रहे हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इससे को हम ब्रेक करेंगे सो यहां पे निकलेगा Z प्रोटॉन प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन, ये निकल रहा है। और इसको ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, सो प्लस सम एनर्जी, तभी ये बनेगा, राइट। अगर एक न्यूक्लियस है, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा तभी ये ब्रेक होगा। और अगर हम यहां से यहां आएंगे कुछ एनर्जी रिलीज होगा। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल, न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, या अगर हम न्यूक्लियॉन्स को साथ लाएं, उसमें जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा। जब यहां से यहां आएंगे तो हमको क्यू मिलेगा, और जब यहां से लेफ्ट से राइट जाएंगे हमको क्यू सप्लाई करना पड़ेगा, दैट क्यू इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सो यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस into constituent nucleons or excuse me, energy released when nucleus is formed from its constituent nucleons is called binding energy of nucleus, is called binding energy. So मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म में समझाया कि यहां से यहां लेफ्ट साइड आने के लिए हमको क्यू सप्लाई करना है, और अगर हम राइट से लेफ्ट आते हैं हमको क्यू रिलीज होगा, दैट क्यू इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये आता कहां से यार, ये एनर्जी क्यों यहां से यहां आए तो क्यों रिलीज होगा? तो सिंपल देखते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जहां भी बात करें हम लोग बात करें न्यूक्लियस की, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं।